गुगली या डर, राहुल पर रण। एक प्रस्ताव के चक्कर में राघव चड्ढा पूरे फंसे। गहलोत की ख्वाहिश सीएम नहीं फकीर बना दो। और मैं कई बार सोचता हूँ इनको कि मुझे मंदिरों में छोड़ दूं, मुझे मुझे पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। वीर आरोप है माननीय अध्यक्ष। 43 साल बाद विधानसभा में दंगा रिटर्न। आज की पहली खबर संसद से होगी, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने आज ओपनिंग क्यों नहीं की। आज की जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो भी संसद से जुड़ी हुई होगी, जिसमें हम फर्जीवाड़े के आरोप की डिटेल्स रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पर अशोक गहलोत ने कहा है कि उन्हें सीएम नहीं फकीर बनना है, और वो भी मोदी से बड़ा। और आज की आखिरी खबर यूपी विधानसभा के हंगामे से जुड़ी होगी, जहां पर एक ऐसा काम 43 साल बाद हुआ जिसे 15 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। और हर खबर देश के लिए जरूरी है, हर खबर की डिटेल्स पड़ताल भी जरूरी है, इसीलिए हमारे साथ चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर मौजूद हैं और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे हमारे सहयोगी रविकांत। राज्यसभा में फर्जीवाड़े को लेकर क्या अपडेट है, इसके लिए हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्यों कहा कि वो मोदी से भी बड़े फकीर हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी बताने के लिए हमारे साथ मनीष शर्मा मौजूद हैं। और मुरादाबाद दंगे का असली गुनहगार कौन है, संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट में हर एक नाम बेनकाब होने वाला है। हर खबर के पीछे भी एक खबर होती है, उसकी पड़ताल करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने 4 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। रशीद किदवई जी हैं जो बताएंगे कि अविश्वास के पीछे की सियासी कहानी क्या है। जयशंकर गुप्ता जी से समझेंगे कि राज्यसभा में क्या फर्जीवाड़ा हुआ भी है या नहीं। अकुल श्रीवास्तव जी से गहलोत की गुगली की बात करेंगे और समीर चौगावकर जी से मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट 43 साल बाद पेश होने के पीछे की राजनीति पर बात करेंगे। तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लोकसभा में अविश्वास को लेकर चर्चा चल रही है। कांग्रेस के गौरव गोगोई से शुरुआत हुई। गौरव को निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। कांग्रेस बीजेपी के बीच जबरदस्त सवाल जवाब हुआ। बीच में हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली थी। तो आज लोकसभा में 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और इसकी शुरुआत की कलियाबोर से सांसद गौरव गोगोई ने, जिन्होंने तमाम सवाल उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए और उनके ठीक बाद जवाब देने का जिम्मा मिला निशिकांत दुबे को, जहां पर जबरदस्त सवाल जवाब हुए और इन सब के बीच हंगामेदार स्थिति भी देखने को मिली। कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं, उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते। ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको दिखाई कि इस सदन में किस तरीके से बातचीत हुई और हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की आज शुरुआत हुई है, गर्मा गर्मी भी देखने को मिली, लेकिन विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री रहे और सत्ता पक्ष के निशाने पर पूरा गठबंधन। निश्चित रूप से जिस तरीके से मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री को लगातार ये विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री सदन में आकर के बातचीत करें, उस पर बोलें, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार जो सरकार है वो उसकी बात नहीं मानी विपक्ष की। लिहाजा ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव लाए। विपक्ष का ये कहना है कि हम इसको इसीलिए ला भी रहे हैं क्योंकि मणिपुर के मुद्दे को हाईलाइट करना
चाहते हैं और प्रधानमंत्री सदन में बोलें, ये हमारा उद्देश्य है। और अविश्वास प्रस्ताव पर आज जब बातचीत शुरू हुई तो विपक्ष के साथ साथ जो सत्ता पक्ष है वो भी आक्रामक है। ये भी देखने को मिला कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के बीच में काफी तीखी झड़प हुई है। इससे साफ पता लग रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर के दोनों ही पक्षों में काफी गर्मी है। बिल्कुल, काफी टकराव देखने को मिला रविकांत। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, लोकसभा में अविश्वास पर चर्चा जारी है और चर्चा की शुरुआत में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी के बोलने को लेकर तकरार हो गई थी। कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच जमकर बहस देखने को मिली और काफी देर तक हंगामा खड़ा रहा। तो जैसे ही गौरव गोगोई ने शुरुआत की, वैसे ही प्रहलाद जोशी ने सवाल उठाए कि हम राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे और गौरव गोगोई बोल रहे हैं। इसके बाद ही वहां पर विवाद की स्थिति खड़ी हो गई और काफी देर तक हंगामा देखने को मिला। आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का देंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना। तो देखिए, तस्वीर आपने देख ली और तस्वीरों के पीछे जो चीजें चल रही हैं उस पर बात करना जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी का रुख करते हैं। सर, जिस तरीके से हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, 1963 से सिलसिला शुरू हुआ, 27 बार आया, कभी किसी सरकार को नुकसान नहीं हुआ। इस बार भी विपक्ष को पता है कि नंबर्स नहीं है। क्या ये केवल सियासी औपचारिकता है? क्यों लाया जाता है बार बार अविश्वास प्रस्ताव? देखिए, इसका एक तो संवैधानिक बात है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के हाथ में एक ऐसा हथियार होता है कि वो सरकार के कामकाज की समीक्षा करें, उस पर डिस्कशन करें। अगर 50 जो है सांसद अगर इस बात के लिए तैयार होते हैं तो उनका हक बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर खास बात ये थी कि मणिपुर में 80 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री ने उस पर कोई बड़ा ना वो वहाँ गए, ना कोई उस पर बयान दिया। तो इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो विपक्ष जो है वो 24 की असल में तैयारी कर रहा है। उसने एक इंडिया नाम का गठबंधन में तैयार किया है और यहाँ के ऊपर जो भी जो समस्याएं हैं देश की या जो अर्थव्यवस्था की बातें हैं वो तमाम चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहा है। बात राहुल गांधी की भी कही जा रही है। दरअसल राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दो हाथ करने के मूड में नजर आते हैं। वो जो आपको याद होगा कि पिछले सत्र में, जो बजट सत्र में, उन्होंने कुछ बातें कही थी, कुछ आपत्तिजनक बातें भी लोगों को लगी थी। एक औद्योगिक घराने और प्रधानमंत्री के रिश्ते की बात करी थी, वही बात वो फिर से उठाना चाहते हैं। मणिपुर भी वो गए हैं, मणिपुर की भी बात करेंगे, लेकिन वो औद्योगिक घराने और प्रधानमंत्री के तथाकथित रिश्तों के बारे में वो बात करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा 24 का माहौल गर्म हो। और राहुल गांधी जो है वो अपने कुछ मामलों पे बहुत उनका एक अड़ियल रवैया होता है और वो अड़ियल रवैया हम देखेंगे जब वो सदन में बोलेंगे। जिस समय प्रधानमंत्री आएंगे उस समय वो बोलने की कोशिश करेंगे और वही सारी बातें उठाएंगे जो उन्होंने 6 महीने पहले उठाई थी। बिल्कुल, 10 तारीख का इंतजार रहेगा। लेकिन जयशंकर गुप्ता सर, क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये इंडिया गठबंधन के लिए विश्वास की परीक्षा है कि जनता के उम्मीदों पर या जनता के भरोसे पर खरे उतर जाएं कि हम ही आपके असल में शुभचिंतक हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये मैं अभी सुन रहा था, जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी कह रहे थे कि हम तो राहुल गांधी को सुनने आए थे और गौरव गोगोई कैसे बोल रहे हैं। ऐसे लोग जिनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं है, ये लोग इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जाते हैं, ये आश्चर्यजनक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का साफ है कि जो
मोशन मूव करता है वही पहला भाषण करता है, वही चर्चा का समापन भी करता है। जब मतदान से पहले गौरव गोगोई करेंगे, गौरव गोगोई ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया है तो उन्हीं को बोलना था। ये तो पता नहीं कैसे लोगों ने चला दिया कि राहुल गांधी बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे। चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है तो आए हैं तो इसलिए कर रहे हैं लोग। दूसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा ये सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सारे राजनीतिक दलों को मालूम है। लेकिन एक जैसे अभी हमारे मित्र रशीद कह रहे थे, ये विपक्ष के पास एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र जैसा एक हथियार है जिसको रोज रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं। 1962 तक तो अविश्वास प्रस्ताव की कोई चर्चा ही नहीं होती थी। पहली बार 1963 में आचार्य JB कृपलानी लाए थे नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, उनके सरकार के खिलाफ, ये जानते हुए कि उसका कुछ बाल बांका नहीं होगा सरकार का। लेकिन सरकार नहीं गिरी, सरकार कमजोर हो गई। इस बार भी जो है अतीत में 2-3 घटनाएं हुई हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन से 1 वोट से गिर गई थी। इस बार का जो है सीधा सीधा गणित यह है कि हम सरकार के निकम्मेपन को, उनकी कमजोरियों को, उनकी विफलताओं को उजागर करेंगे। और भी है कि ये भी बात सामने आ रही कि कांग्रेस ने ही नाम दिया कि राहुल गांधी बोलेंगे और उसके बाद फिर अचानक से पता चलता है कि गौरव गोगोई बोलेंगे। ये तो उलझाने के लिए कर दिया होगा, जो खेल होता है संसदीय खेल। जैसे हमारे मित्र जयशंकर जी कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं मौजूद थे। देखिए उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, तो ये इसमें जो परंपरा की बात कर रहे थे जयशंकर जी, तो प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था। राहुल गांधी यही कारण है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री नहीं है तो वो भी पीछे हट गए। जी नहीं, ऐसे भी बोलना तो जो प्रस्ताव पेश करता है वही बोलता है। जब भी आज तक जितनी हुई है, जो चर्चाएं हुई है, बीच में लोग अपने अपने नाम, जो पार्टी की तरफ से नाम जाते हैं उसमें लोग बोलते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत और समापन प्रस्ताव पेश करने वाला बोलता है। जैसे कॉन्फिडेंस वोट होगा, विश्वास प्रस्ताव होगा, तो क्या प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री उसको पेश करेंगे? उनको प्रधानमंत्री को करना होगा कि हाँ जी मेरी सरकार के प्रति सदन का विश्वास है, मैं ये प्रस्ताव मूव करता हूँ, उस पर फिर चर्चाएं होगी। इसी तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो मूव करता है वही चर्चा की शुरुआत करता है। दूसरी बात मैंने कहा, कुछ बात सर, क्या ये भी मान सकते हैं कि तमाम संसदीय परंपराओं की पेचीदगियां, लेकिन इस बात के लिए थोड़ा खुश हुआ जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही, लेकिन आज महत्वपूर्ण मुद्दे उठे, तमाम महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, कई असल मुद्दों पर भी सांसदों ने अपनी राय रखी है। देखिए ये तो तय बात है कि अविश्वास प्रस्ताव रखने की वजह सिर्फ, और सबको उसका हश्र जब पता है, तो आप अपने मुद्दे, देश के सामने जो मुद्दे विपक्ष के तौर पर आप किस तरीके के मुद्दे को उठा सकते हैं, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, और उसी तरीके से जब सत्ता पक्ष की बात आएगी तो वो फिर उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। मणिपुर की जगह पश्चिम बंगाल की बात आएगी, महंगाई की जगह देश के गौरव की बात आएगी, राष्ट्रहित की बात आएगी, सेना की बात आएगी, तो वो अपने अपने तरीके से पेश करेंगे। और ये पेशबंदी जो है, जैसे कि हमारे साथी बता रहे हैं कि विपक्ष अपने तरीके से करेगा और अपने तर्कों को रखेगा, उसी तरीके से सत्ता पक्ष भी अपने पक्षों को रखेगा। जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो वो भी उसी अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान एक और चीज हुई, वो भी आपको बता देते हैं। संसद में टीवी स्क्रॉल को लेकर भी संग्राम थोड़ी देर को देखने को मिला था। दरअसल निशिकांत के खड़े होते ही जबरदस्त हंगामा हो गया। विपक्ष ने पूछा कि अविश्वास की खबर आखिर क्यों नहीं, सरकार की तारीफ के स्क्रॉल क्यों चल रहे हैं, इस चीज को लेकर भी हंगामा हुआ। उसके बाद सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसको लेकर हमने व्यवस्था दे दी है। मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे, और कोई बहुत बड़ा विषय होगा जिसके आधार पर कि रूल्स का फायदा उठाते हुए। माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। निशिकांत जी, अध्यक्ष महोदय। तो सुना आपने किस तरीके से टीवी स्क्रॉल को लेकर संग्राम छिड़ा। रविकांत का रुख करते हैं। रविकांत, ये जो टीवी स्क्रॉल का मामला था, ये क्या था जिसको लेकर काफी हंगामा हो गया था? दरअसल जब निशिकांत बोल रहे थे उस समय नीचे सरकार की उपलब्धियों का टिकर चल रहा था, और जो विपक्ष है उसका कहना है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर बात चल रही है तो अविश्वास प्रस्ताव में सदन के अंदर जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है
वो नीचे टिकर पर चलनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा को कवर करने वाला ये चैनल है, सरकारी चैनल है, उसमें वही बातें स्क्रीन पर दिखाई जानी चाहिए। लाइव कवरेज है, जबकि तो जब लाइव कवरेज है तो जो विषय अंदर हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को नीचे टिकर पर दिखाया जाना चाहिए, कोई अन्य विषय नहीं दिखाया जाना चाहिए। जबकि लोकसभा टीवी पर सरकार की उपलब्धियां दिखाई जा रही थी, जिसकी चर्चा उस समय कम से कम सदन के भीतर नहीं हो रही थी। इसलिए यह आपत्ति की गई कि जो चैनल है उसमें नीचे सरकारी तारीफ क्यों चल रही है, सरकार की उपलब्धियां क्यों चल रही हैं, जबकि यहां पर बहस अविश्वास प्रस्ताव पर हो रहा है और अविश्वास प्रस्ताव पर जो लेकर तमाम चीजें सामने आई। और एक बार लोकसभा में शक्ति भी देख लेते हैं, क्योंकि यह भी जरूरी है किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग होगी तो क्या स्थिति है। ये देखिए, आप जब हारना ही था तो सवाल ही उठ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों आए। 538 सदस्य, बहुमत 270 का है, सरकार के साथ 365 लोग हैं, सरकार के खिलाफ जो सांसदों की संख्या 155 है, 18 किसके साथ जाएंगे पता नहीं है, बीएसपी 9 है, अकाली दल 2 है, टीडीपी 3 है और अन्य 4 हैं। तो ये पूरी तस्वीर है और ऐसी तस्वीरें लगभग 27 बार बनी हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर जी भी बने हुए हैं। सर, जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, सवाल उठता है कि जब हारना ही है तो ये लाया जरूर जाता, पहले भी लाया गया, लेकिन क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच, 2024 पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है 2024 के लेकर इससे कोई मैसेज पड़ने नहीं वाला है। आप देखिए, 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसका भी क्या असर हुआ था। और अभी कल ही आप देख लीजिए, राज्यसभा में भी जो अभी दिल्ली अधिकारियों का जो बिल था ट्रांसफर पोस्टिंग का, वो लोकसभा में भी हुआ और राज्यसभा में जहां सरकार का बहुमत नहीं है वहां पर भी सरकार बहुत आराम से सरकार ने उसको पास करवा लिया। तो ये वैसे ही प्रूव हो चुका है कि दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार का बहुमत है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं हो तो लोकसभा के अंदर ही उसका मतदान होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मामले में थोड़ी सी चूक करके आया है। मणिपुर के मामले पर वह प्रधानमंत्री से बुलवाना चाहते और इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। वह चाहते तो प्रधानमंत्री मोदी की जगह जब अमित शाह ने कहा था, गृह मंत्री ने, कि मैं इस सदन में चर्चा को तैयार हूं और मैं आपको सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को तैयारी दर्शानी थी, अमित शाह जी के साथ चर्चा करनी थी। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अमित शाह जी इस चर्चा के बाद अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं है और वो संतुष्ट नहीं है, तब अविश्वास प्रस्ताव लेके आते। लेकिन हंगामा लगातार बना रहा और यही हंगामा चलता रहा। और ऐसे ही एक और मानसून सत्र के हंगामे की बात कर लेते हैं। पहले तो मणिपुर और दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर आर पार की लड़ाई थी, लेकिन अब दोनों सदन से दिल्ली बिल पास होने के बाद नए मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया, जिसके केंद्र बिंदु बने हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। बीजेपी के निशाने पर आप सांसद राघव चड्ढा गए हैं। बीजेपी ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। राघव के खिलाफ 5 सांसदों ने शिकायत की है। राघव के प्रस्ताव में अपना नाम होने पर ऐतराज जताया है और विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया गया। दरअसल दिल्ली सर्विसेज बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए जिन सांसदों के नाम राघव चड्ढा ने शामिल किए, उनमें से बीजेपी के 3, बीजू जनता दल और अन्ना द्रमुक के एक सांसद ने फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगा दिया। इन्होंने विशेषाधिकार हनन का हवाला देकर शिकायत की है। वहीं आप और कांग्रेस का कहना है कि राघव ने नियम के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। यह संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता। राघव चड्ढा ने फ्रॉडगिरी करी और आप कह रहे हो कि उसको डिफेंड कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हर बार की तरह आप हमें झूठा खड़ा रहे हैं। लेकिन नैतिकता के तौर पर आपका चाल, चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है। एक रेजोल्यूशन जिसमें कि माननीय चड्ढा साहब उन्होंने मूव किया था, उसमें मैंने अपना नाम सुना और जैसे ही मैंने सुना मैंने इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया, चेयर के अटेंशन ड्रॉ किया और अंडर रूल 72(2) ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया और मैंने कहा कि इस पर मेरी कोई सहमति नहीं थी और इस पर मैंने कोई संज्ञान नहीं मेरे लिए था, तो अचानक मेरा नाम इसमें कैसे आया है। कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल सदन चलाना चाहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शराब घोटाले से लेकर शीश महल बनाने से लेकर तुम सब पापों को अधिकारी अपने अनुसार रख के ढकना चाहते हो। तो कैसे तर्क, सारे तर्क तो थे जो अमित शाह जी ने दिए। अंतरात्मा के आधार पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि ये बिल पास ना हो, कांग्रेस भी चाहती है बिल पास। और सीधे रुख करते लेते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का हमारे साथ बने हुए। अंकित, ये जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वर्तमान में स्थिति क्या बनी है, क्या हो रहा है इस मामले में?
देखिए, साफ तौर पर राघव चड्ढा के ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने बिना सहमति लिए उन लोगों के नाम जो है सिलेक्ट कमेटी की जो लिस्ट में डाल दिए, जो कि उन्होंने एक जो है मोशन मूव किया था, अमेंडमेंट का मोशन था, जो कि हालांकि बाद में निगेट हो गया, यानी कि वो गिर गया था। लेकिन वो जो मोशन उन्होंने मूव किया था उसमें सुधांशु त्रिवेदी हो, सस्मित पात्रा हो, ऐसे 5 लोगों के नाम डाल दिए और इन लोगों ने उसी दौरान सदन में आपत्ति दर्ज करवाई कि हमसे तो चर्चा की ही नहीं गई, हमारा नाम इस लिस्ट में कैसे डाल दिया गया। हालांकि जो सस्मित पात्रा है, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बाकायदा इस नियम का भी हवाला दिया कि ऐसे तो कोई भी किसी का भी नाम इस लिस्ट में डाल दे, लेकिन ये तरीका नहीं है। अगर आप सिलेक्ट कमेटी का वो आप ला रहे हैं, संशोधन के लिए ला रहे हैं और उसमें नाम डाल रहे हैं, तो कम से कम आप नाम तो पूछेंगे ना कि आप तैयार हैं या नहीं है। और ऐसे में उनका नाम डालना ही उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई, जिस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है और फिलहाल मामला चेयरमैन के पास पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, और इस पर अब जांच की बात कही जा रही है। सीधे अब वरिष्ठ पत्रकारों का भी रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि सर, जिस तरीके की पूरी तस्वीर सामने आ रही है सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजने को लेकर, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है या वाकई ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी होने जा रही है? देखिए, जो इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं वो बहुत ही मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित और कुछ हद तक बचकाने भी हैं। देखिए, अगर किसी सांसद से कोई भूल चूक होती है तो उसके दूसरे तरीके होते हैं। वो कमेटी में जाएगा, वो माफ़ी भी मांग सकते हैं, उस चीज़ को विड्रॉ कर सकते हैं। इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। ये कहना कि उसने फलाने दल ने अपनी असेंबली में ऐसा बिल पास किया था, अरे भाजपा का आप इतिहास देखें, भाजपा ने क्या अकाली दल से समझौता नहीं किया? क्या प्रकाश सिंह बादल ने भारत के संविधान की प्रतियां नहीं जलाई थी? तो ये सारी बातें जो है ना, इसको ये सब चीज़ें बेमानी होती है। देखिए, राजनीति में बहुत बार ऐसा होता है, संसद की एक गरिमा होती है, वहाँ के सांसदों का एक उनके पास कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं। अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो माफी तलाफी का रास्ता होना चाहिए। लेकिन समीर सर ये भी जानना चाहते हैं कि नियम क्या कहते हैं? किसे पूछा? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। देखिए, नियम अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, किसी के हस्ताक्षर जाली हस्ताक्षर हुए तो गंभीर मामला बनता है। लेकिन मेरा कहना ये, कसूरवार हम तब ठहराएंगे जब उसकी जांच हो जाए। अगर मान लीजिए राघव चड्ढा को कोई गलतफहमी हुई हो या कोई उनको कागज गलत दिया गया हो या वो अपनी भूल खेद प्रकट करना चाहते हैं, तो संसदीय परंपरा में ये सब चीजें बिल्कुल ये तमाम चीजें भी जिसको देखना होगा। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सनक चुकी है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, जिन्हें व्हील चेयर पर कल राज्यसभा में वोटिंग के लिए लेकर कांग्रेस आ गई। मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह जानते हुए सरकार का पलड़ा भारी है। बावजूद इसके मनमोहन सिंह को लेकर आने पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। ट्वीट का जवाब कांग्रेस ने भी ट्वीट से ही दिया और लिखा कि सच्चाई और भगोड़ेपन में फर्क होता है। तो देखिए ये तस्वीर और उसके बाद ट्वीट का वार। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ये जो झगड़ा है ट्वीट पर, ये किस बात को लेकर हो रहा है? देखिए, बीजेपी का क्या कहना है। बीजेपी एक तरह से सवाल ये खड़ा कर रही है कि विपक्ष को भी पता था कि उनके पास में नंबर्स नहीं है, उसके बावजूद मनमोहन सिंह जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक उम्रदराज व्यक्ति है और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, इसी वजह से सदन की जो नियमित कार्रवाई चल रही है उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। उसके बावजूद उनको मजबूर किया गया कि वो सदन में आए और इसी बात पर जो है बीजेपी जो है एक तरह से इमोशनल कार्ड भी जो है उठा रही है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो सदन की कार्रवाई में रोजाना आ नहीं रहा, आपने उसको मजबूर किया कि वो सदन में आए, वो भी तब जबकि आपके पास में संख्या बल था ही नहीं। तो ये इसको एक राजनीतिक जो है बयान के तौर पर, एक राजनीतिक ट्वीट के तौर पर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मनमोहन सिंह पहुंचे थे, वो विपक्ष का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने वोट भी किया। जी, बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई बार लगता है कि सीएम पद मैं छोड़ दूं, पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। हाई कमान जो फैसला करे मुझे वो मंजूर है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। एक कार्यक्रम में थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि कई बार लगता है कि मैं सीएम का पद छोड़ दूं। और मैं कई बार सोचता हूं इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। सुनो, मैं कहता हूँ हर बात में बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। मैं कहना चाहूँगा मीडिया वालों को सबको, मैं समझता कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेडी करती, सोच समझ के बोलता हूँ हर शब्द।
राजनीति में क्या बोला था, मन में आता कि मैं छोड़ दे, क्यों आता वो छोड़ेगा, वो तो रहस्य है। मन में आता है छोड़ दे, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये कहने हिम्मत चाहिए आदमी, और हाईकमान फैसला करे वो मुझे मंजूर है। आप सोचिए इतना बड़ा फैसला, मैं झूठ कर रहा हूँ भाई कि हाईकमान का तो फैसला मेरे मंजूर हो गया होगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। जयपुर का रुख करते हैं मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, पद को लेकर जो संग्राम राजस्थान में चला है वो किसी से छिपा नहीं, क्या मौका था और कहां पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे? अवधेश, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के स्थापना समारोह में भाग लिया। इसी दौरान लगभग 1 घंटे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले और जिस पद छोड़ने की बात उन्होंने कही वो इससे पहले 3 जुलाई को लाभार्थी संवाद सम्मेलन में भी ये बात कह चुके हैं कि वो पद छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं ये वो रहस्य है, लेकिन उनको पद नहीं छोड़ता। यहीं पर नहीं रुके गहलोत, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा वार किया और कहा कि वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। मैं तो फकीर हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा फकीर हूं, मेरे पास एक भी प्लॉट नहीं है, मैंने कभी 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा, जबकि प्रधानमंत्री खुद को एक पार्टी का प्रधानमंत्री मानते हैं। तो ये तमाम बातें अशोक गहलोत ने अपने भाषण में कही। लेकिन अवधेश, सबसे महत्वपूर्ण है समय, काल और परिस्थिति। राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 4 महीने बाद, और अगर राजस्थान की परिपाटी की बात करें तो ये बात तय लगती है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। उस लिहाज से अगर बीजेपी सत्ता में है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं कि ये उनकी अंतिम पारी हो सकती है बतौर मुख्यमंत्री। तो ऐसी बातें कहकर वो जनता और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं इमोशनली अपने साथ अटैच रखना चाहते हैं, और यही बात वो 2 बार 1 महीने में अब तक कह भी चुके हैं। बिल्कुल, रहस्य वो जरूर नहीं खोल रहे, लेकिन रहस्य को समझने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। जयशंकर जी, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बातें कही कि फकीर है वो और पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन संगठन में जब उनको पार्टी भेज रही थी तो वो नहीं गए। सचिन पायलट और गहलोत का जो संग्राम छिड़ा है वो सबको पता है, तो ये किस तरीके की फकीरी है? अजब ढंग की फकीरी है। अगर पद छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, उसमें कौन रोकता है? कोई कानून का रोक तो है नहीं, संविधान की कोई रोक है नहीं। लेकिन ये चूँकि राजनीति में सब चलता रहता है, माहौल बनाना, उनको मालूम है कि आला कमान का फैसला क्या होगा, वो कह रहे हैं आला कमान का फैसला होगा तो छोड़ देंगे, तो इसलिए जानबूझ करके इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो फकीर है, ठीक है, अच्छी बात है। जिस तरह प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि साहब 10 लाख का सूट पहनते हैं, कौन चश्मा पहनते हैं, कौन क्या करते हैं, या कितने बड़े बंगले में। अब भाजपा के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। बात है, लेकिन अकुल श्रीवास्तव सर, अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर कहा जाता है, इस बयान में तो कोई जादू नहीं छिपा है। देखिए, जादू अदू कुछ नहीं, उम्र का दौर है ये, और उस उम्र का दौर में बहुत भावुक हो जाता है आदमी, और ख़ास तौर से जब लगता है कि आगे कुछ बहुत बड़े रास्ते नहीं हैं, साफ रास्ते नहीं हैं, इतने ज़्यादा रोड़े हैं कि क्या किया जाए, तो कुछ समर्थन बटोरने के लिए इस तरीके से बातें की जाती हैं। कुछ अपने समर्थक उनके साथ बने रहें, भावुक रहें, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब आपके पास सत्ता का कोई पक्का रास्ता नहीं होता है तो इस तरीके की बातचीत की जाती है। उनको भविष्य का पता नहीं होता है तो आदमी सोचता है नहीं मैं तो बहुत फकीर हो गया हूँ। ये अक्सर हम सब लोगों के साथ होता है, उम्र का दौर होता है, तो ये जब आप बहुत ज़्यादा आपको अपना भविष्य तय नहीं होता है तो ऐसी बातें की जाती हैं। सचिन पायलट इस बयान को लपक सकते हैं, क्योंकि वो भी तो अपनी इच्छा जाहिर करते रहे कि मुख्यमंत्री मुझे भी बनना है। नहीं, राजस्थान को लेके मैं आपको एक बात बता दूं, 1998 से लेके आज तक कभी भी कोई सरकार 2 बार रिपीट राजस्थान में नहीं हुई है। तो इस आधार पर अशोक गहलोत को मालूम है कि जिस तरीके से 5 साल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर सत्ता को लेकर द्वंद्व चला, पूरे 5 साल भ्रष्टाचार के आखंड में राजस्थान कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत की डूबी रही, तो उन्हें यह मालूम है कि इस बार उनके यहाँ से सत्ता जाने वाली है। इसलिए अशोक गहलोत बार बार बोल रहे हैं कि मुझे सत्ता का मोह नहीं, मैं फकीर हूँ और मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पद छोड़ नहीं रहा है। अशोक गहलोत को तो हाईकमान ने कई बार मौके दिए, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिल्ली आने के लिए कहा, तब उन्होंने अपने विधायकों से बगावत करवाई, मुख्यमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठे रहे।
पार्टी बार बार कहती रही कि सचिन पायलट की जगह खाली करो, उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। बिल्कुल, और यही वो वजह है जिनकी वजह से सवाल उठ रहा है कि फकीरी है तो फिर किस तरीके की है। और अब राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगे का पूरा सच योगी सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। आज दंगे की जांच के लिए बने जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट योगी सरकार ने विधानसभा में पेश कर दी। दरअसल सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में मुरादाबाद दंगे की एक सदस्यीय न्यायिक जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद के डॉक्टर शमीम अहमद खान इस दंगे का सूत्रधार था। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आ रही हैं? अवधेश, देखिए ये दंगा जो था, ये रिपोर्ट ये बताती है, 495 पन्ने की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट की अगर माने तो इसमें डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन ये दोनों मुस्लिम लीग के नेता थे और दोनों के आपसी वर्चस्व की जंग में ये दंगा हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। और इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद में ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि रिपोर्ट में किसी भी तरह के जो अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मियों पर दोष दिया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी और संघ के पदाधिकारियों पर दोष दिया जा रहा था कि दंगे भड़काने में वो जिम्मेदार थे, तो उन सभी को इस रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। अब जब ये रिपोर्ट 43 साल बाद पेश हुई है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसको पेश करने के पीछे सियासी मायने भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो मुस्लिम वोट है वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी छिटक सकता है, उसकी तरफ भी रुझान जा रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट से सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाना साधा गया है, क्योंकि सीधी बात यह है कि अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो एक दल के साथ ये वोट ना जुड़े, उसमें ये तमाम चीजें हैं और नफा नुकसान की बातें भी है, इसको भी समझते हैं। रशीद जी, आपके पास आ रहे हैं। 43 साल का इंतजार, इस दौर में 15 मुख्यमंत्री बदल गए उत्तर प्रदेश में। आखिर क्या वजह रही होगी किसी ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई, और अब इसका क्या असर होगा? जी देखिए, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि इतने साल बाद जो है 43 साल बाद ऐसी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में आ रही है, उसका डिस्कशन हो रहा है। लेकिन यहाँ के ऊपर भी एक उसका एक राजनीतिक डायमेंशन है, क्योंकि मुझे स्मरण है उस पूरे हालात का, तो वहाँ के ऊपर फिर उसको एक कलर दिया जा रहा है। जिस तरह से मुस्लिम लीग की बात की जा रही है, दो पक्षों की बात की जा रही है कि उनकी लड़ाई की वजह से या उसके कारण जो इस तरह का दंगा हुआ, वो दंगा बहुत ही भयानक था और वहाँ के ऊपर वो ईद की नमाज में बहुत से लोग मारे गए थे। तो तमाम चीज़ों का क्या अब उसकी क्या राजनीति हुई, जो पुराने घाव कुरेदने का भी कोई कारण हो सकता है, तो इसको आप बिल्कुल फेस वैल्यू पे ना लें, इसके पीछे भी कोई राजनीति बिल्कुल। ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं। और अकुश श्रीवास्तव सर, आपके पास आ रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है, एक सरकार है वो छिपाने की कोशिश करती है, दूसरी सरकार उसको उजागर करती है। क्या ये 2024 की मंशा है? साफ बात है, इसमें कोई बहुत छुपी बात नहीं है। चुनाव आती हैं तो कब वक्त पे, किस वक्त पे, अब अभी देखिए ना, संसद शुरू होने वाला है तब कोई रिपोर्ट आती है। मणिपुर दंगे की बात भी उसी के आसपास वीडियो आता है। अभी जब संसद शुरू हुआ तब कुछ और आ जाता है, तब ये आने लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा हुआ है। अब अभी ये रिपोर्ट आ रही है 43 साल बाद। ये हमारे भाई सही कह रहे हैं कि 43 साल बाद पुरानी बात कुरेद करके क्या फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में ये सब चीज़ें, और हमेशा से मौके पर तलाश किया जाता है, मौके को देखा जाता है कि किस मौके पर कब क्या कहा जाना है। और अब तो जो शतरंज की बिसात बैठाई जाती है उसमें सब कुछ में यही होता है कि कब किस मौके पर कौन सी चाल चली जानी है। क्या राजनीति है, कौन सा मौका ढूंढा गया इसके पीछे? नहीं, ये रिपोर्ट अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक तो लगती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 1980 में दिल्ली में ही था, असली भारत साप्ताहिक में काम करता था। हम गए थे वहाँ, मुरादाबाद दंगे की कवर किया था हम लोगों ने, बल्कि उसमें हम लोगों के यहाँ गिरफ्तारियाँ और ये भी हो गई थी, छापे भी पड़े थे। मस्जिद के सामने सुअर का रखा हुआ था। ये सारे जिस तरह षड्यंत्र, ऐसा नहीं है कि दो मुसलमान मिलकर के दंगा करा देंगे। सामने अगर आरएसएस के लोग नहीं होंगे, हिंदू संगठन नहीं होंगे, जिस तरह से नूह में हो गया, कभी भी हम लोग इस बात पर विचार करते हैं क्या कि जो ये शोभा यात्राएं निकल रही है उसमें नारे किस तरह के लग रहे हैं? बिल्कुल। इसके पहले भी कभी हुआ है क्या कि मस्जिद के सामने से गुजरते हुए आप जीजा तुम्हारे आ रहे हैं? और ये तमाम सवाल उठते हैं और हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। तो संजय, आपसे सवाल ये कि और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? नाम तो सामने आ गया है, नाम के अलावा किन चीजों की तरफ इशारा कर रही है रिपोर्ट?
देखिए, ये दंगा जो हुआ था, जो एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो उसमें साफ तौर पर शमीम अहमद और हामिद हुसैन का नाम आया है। इन दोनों के आपसी वर्चस्व की बात आई, लेकिन जो पुलिस ने इसकी जांच की थी उस वक्त जब ये दंगा हुआ था आज से 43 साल पहले, तो उसमें ये कहा गया था कि इन दोनों ने दंगा बचाने की कोशिश की, दोनों ने जो मुस्लिमों की तरह मतलब मदद करी, उनको दंगा जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट बिल्कुल उलट है। एसआईटी की रिपोर्ट में इन दोनों पर आरोप लगाया कि इन दोनों ने आपसी वर्चस्व के चलते ये अफवाह फैलाई कि ईद की नमाज में नमाजियों के बीच में सुअर घुस गया है और उसके बाद ये दंगे भड़के हैं, जिसके बाद 83 लोगों की ऑफिशियल जो आंकड़ा है उसके बिल्कुल। और अब पूरी रिपोर्ट आने में, पूरा सच जानने में 43 साल का वक्त लग गया। आप सभी का